Hello students, welcome to our class. This is geography class and today I am going to teach you chapter number 3 which name is water resources. Okay, water resources हम देखेंगे पानी के क्या क्या स्रोत होते हैं, पानी कहाँ कहाँ से आता है, वाटर के रिसोर्सेज क्या क्या हैं. Okay, so chapter number 3 water resources. So along with air, water is most abundant natural resources that occur on our planet Earth. मतलब वाटर रिसोर्सेज जो है हमारे पृथ्वी पे वो हमारी प्लैनेट पे ही है. मतलब अगर हम देखा जाए कंपैरेटिवली तो अगर मून पे भी हम जैसे विज़िट कर चुके हैं तो वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है. और भी अदर मतलब जैसा पीने लायक पानी जो हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं वो सिर्फ हमारी अर्थ पे ही अवेलेबल है. It is also one of the most essential natural resources owing to which different life form exist of our planet. हमें इस जीवन में जीने के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है. बगैर पानी के हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ना ही हमारी ऑल अदर लिविंग थिंग्स सर्वाइव कर सकती. जैसे बायोटिक अबायोटिक मैं इसके पहले पढ़ा चुकी हूँ. बायोटिक अबायोटिक में क्या था, जिसमें कि हमने देखा था कि प्लांट्स आते हैं जो कि पानी में रहते हैं और पानी से ही वो बढ़ते हैं. ओके, विदाउट वाटर वो सर्वाइव कर पाएंगे क्या? सॉइल का भी इसमें फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है, बट विदाउट वाटर कुछ भी एक्सिस्ट नहीं करता है. ओके, नाउ रिन्यूएबल रिसोर्सेज वाटर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस. मतलब पानी किस तरह से है, एक रिन्यूएबल मतलब बार बार हम यूज़ कर सकते हैं. और ये किस तरह से है, कलरलेस है. मतलब पानी का कोई रंग होता है क्या? नहीं, उसको जिस रंग में डाला जाए उस रंग की तरह होता है. ऑर्डरलेस कैसा होता है? मतलब इसमें कोई बदबू नहीं होती है, ना ही कोई खुशबू होती है, बगैर ऑर्डर का होता है. जैसे कि अगर हम परफ्यूम की बात करें, होता वो भी लिक्विड फॉर्म में है बट उसमें ऑर्डर होता है, मतलब उसमें खुशबू होती है. वहीं अगर हम ड्रेनेज की बात करें, होता वो भी पानी है बट उसमें स्मेल होती है, बदबू होती है. तो यहाँ पे जो पानी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कैसा रहता है, ऑर्डरलेस रहता है. मतलब उसमें कोई भी ना खुशबू ना बदबू होती है. ओके, उसके बाद टेस्टलेस मतलब पानी का कोई भी स्वाद नहीं होता है. उसमें अगर हम कोई चीज़ ऐड करते, मतलब न्यूट्रल बोल सकते हैं हम. जैसे कि हम अगर खाने में बात करें तो चावल का कोई अपना पर्टिकुलर टेस्ट होता है कि नहीं, न्यूट्रल होता है. उसको जिसके साथ ऐड किया जाए वो उसको कॉम्प्लीमेंट देता है. तो पानी का भी सेम है, ये भी इसका टेस्टलेस होता है, मतलब कोई भी स्वाद नहीं होता है इसमें. इट इज़ ऑल्सो द ओनली रिसोर्सेज दैट इज़ अवेलेबल इन द 3 डिफरेंट फॉर्म. और ये ऐसा रिसोर्सेज है जो कि 3 फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है हमारी अर्थ पे. एक फॉर्म हो गया लिक्विड, जो कि हम नदियों में, तालाब में, समुद्र में देखते हैं. और एक गैसेस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में कैसे वाटर वेपर जो होता है वो हम देखते हैं, तो वो गैसेस फॉर्म में हो गया. और एक सॉलिड हम कैसे देखते हैं, आइस में, जिसमें बर्फीला. जैसे कि हम अगर अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका में 60% वाटर ऑल ओवर अर्थ का है, बट वो कैसे फॉर्म में है, वो एक सॉलिड फॉर्म में है. ओके, नाउ वी ऑल ओवर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम एक सब जीवित ऑर्गेनिज्म हैं. वी ह्यूमन रिक्वायर्ड वाटर फॉर आवर सर्वाइवल, हमें जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. वाटर हैज़ मैनी यूजेस फॉर अस, वाटर का हमारे पास बहुत सारे काम है. देखो, अगर हमें सुबह अपना फेस भी वॉश करना है तो किससे करेंगे, हम पानी से करते हैं. हमें पीना हो तो भी हमें पानी की आवश्यकता होती है. खाना बनाना हो तो भी हमें पानी ही चाहिए होता है. चाय बनाना हो, मतलब वॉटेवर, हम भले हाउस होल्ड की बात करें या हम कमर्शियल सेक्टर की बात करें, कमर्शियल में, या एग्रीकल्चर की बात करें, तो हमें हर जगह ही पानी ही चाहिए. और पानी के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. जैसे कि खाना बॉडी के लिए ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा मतलब पानी मैंडेटरी है. विदाउट पानी हम सर्वाइव नहीं कर सकते. ओके, सो पानी के बगैर हम सिर्फ 7 दिन तक, अगर एक नॉर्मल पर्सन की बात करें, एक कॉमनर पर्सन की बात करें तो 7 दिन तक वो सर्वाइव कर सकता है, उसके बाद ही विल डाइड. ओके, सो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन तो देख लिया है कि वाटर रिसोर्सेज
क्या है और पानी हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे हम पानी किस तरह से हमें रिसाइकल होके मिलता है। ओके, सो यहाँ पे जो चेन है वो है, जो यहाँ पे ओशियन है, ओशियन से वेपर गई, वेपर कहाँ पे गई है, हीटिंग से, और वो कंडेंशन लेटरल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब वो बादल में चली गई है। बादल से वो कहाँ गई है, सूरज में गई है। सूरज से कहाँ गई है वो हीट, वो धरती में गई है। सूरज से वापस हीट धरती में गई है। धरती से वो हीट कहाँ गई है, वापस से वो वाटर वेपर बन के बादलों में आ गया। और वही वाटर वेपर कुछ समय बाद, जैसे हम बोलते हैं ना बारिश होती है तो बादलों से पानी गिर रहा है, तो वो पानी स्टोर्ड होता है वाटर वेपर के थ्रू, मतलब वो ज़मीन का ही पानी होता है और वो समुद्र का ही पानी होता है जो वापस से हमें मिलता है। ओके, नाउ फ्रेश वाटर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। वी नो दैट वाटर कवर 71% ऑफ अवर अर्थ, मतलब हमारी पूरी दुनिया में 71% अर्थ पे पानी अवेलेबल है। बट 95% ऑफ द अर्थ वाटर इज सॉल्ट वाटर एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज़, मतलब इसमें से 71% का जो एवरेज है 95% उसका क्या है, पानी तो अवेलेबल है पर वो कैसा सॉल्टी वाटर है, वो नमक वाला पानी है जो कि ह्यूमन यूज़ के लिए अवेलेबल। और यहाँ पे मतलब हम देखें तो सिर्फ 5%, मतलब 71% में से भी सिर्फ 5% ऐसा है जो कि पीने लायक पानी है। ओके, अबाउट 70% ऑफ फ्रेश वाटर रिमेन एज आइस शीट एंड अंटार्कटिका, मतलब 70% इसमें से कैसा है, जो साफ़ वाटर है उसमें से, मतलब जो फ्रेश वाटर है उसमें से भी 70% किस तरह से पानी है, फ्रेश वाटर तो है बट वो कहाँ पे जमा हुआ है, अंटार्कटिका में एज अ स्नो शीट की तरह, आइस शीट की तरह वो जमा हुआ है। ग्रीनलैंड एंड माउंटेनियस रीजन एंड 30% स्टोर्ड एज अ ग्राउंड वाटर, द रेस्ट ऑफ द सर्व्स रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन, इट प्रोवाइडेड प्रेसिपिटेशन, मतलब यहाँ पे किस तरह से स्टोर्ड है, जैसे कि कुछ तो ग्रीनलैंड में है, जो जहाँ पे हम सब जानते हैं अंटार्कटिका का जो ग्रीनलैंड है, मतलब नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे पानी, बारिश, मतलब रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है उसको, तो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है और फ्रेश वाटर वहाँ पे बहुत अवेलेबल है। बट वो लोगों के लिए यूज़ आना इट्स नॉट पॉसिबल, वो हर इंसान उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोई संभव नहीं है। कुछ पानी हमको जैसे ग्राउंड वाटर है वो हम कैसे कैसे ले सकते हैं, जैसे लेक्स में मिल जाता है हमको, पॉन्ड्स में मिल जाता है, ओके, और वेल में मिल जाता है, कुओं में, ट्यूबवेल्स में, ये सब हमको ग्राउंड वाटर ही मिलता है, मतलब ज़मीन से निकाला हुआ पानी ही मिलता है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे मेजर यूजेस ऑफ वाटर, पानी का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे इस्तेमाल होता है। अब देखो पानी का इस्तेमाल हम 3 तरह से मेजरली करते हैं। पहला हो गया हमारा इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, ठीक है, इंडस्ट्री में हम लोग यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, द यूजेस इंक्लूड प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिलीशन एंड कूलिंग। अच्छा, इंडस्ट्री में देखो, अगर कोई इंडस्ट्री डेयरी प्रोडक्ट रिलेटेड, जैसे हम अमूल की बात कर लें, तो वहाँ पे पानी किस तरह से यूज़ होगा, वहाँ पे वॉशिंग के लिए यूज़ होगा, साथ में कूलिंग के लिए यूज़ होगा एज अ आइस के फॉर्म में, क्योंकि वहाँ पे जमाना आइसक्रीम चाहिए या दूध खराब ना हो उसके लिए भी वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज होगा, तो वहाँ पे वो आइसिंग फॉर्म में भी यूज़ होगा। ओके, मेजर वाटर यूजिंग इंडस्ट्री आर पेपर इंडस्ट्री, स्टील, केमिकल एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग। और ज़्यादा ऐसी कौन सी इंडस्ट्री जिनमें यूज़ होता है पानी का, वो है पेपर इंडस्ट्री, पेपर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि केमिकल्स उस पर चढ़ते हैं। उसके बाद स्टील इंडस्ट्री में भी बहुत यूज़ होता है, फिर केमिकल इंडस्ट्री, फिर पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री, इनमें भी पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, अब इंडस्ट्री, द यूजेस ऑफ वाटर बाय इंडस्ट्री वेरियस with the level of development, that is the reason that the US, Canada and Russia display use of water for industry than for agriculture, while the world average water uses about 22% for industry. Developed country use on an average around 59%, less developed country
यूजेस अबाउट 80% ऑफ द टोटल वाटर यूज। अच्छा, अब यहाँ पे देखो जैसे कि 22% कौन सी कंट्री जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो इंडस्ट्री में यूज़ करती है, जो डेवलपिंग कंट्री है वो 59% तक इंडस्ट्री वाटर को यूज़ करती है, जिसमें कि रशिया है, कनाडा है, यूएस है। ओके, और ये पहले इंडस्ट्री के लिए यूज़ करती है, उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करती है। ओके, मतलब इनका प्राइमरी सेक्टर अगर देखा जाए तो वह इंडस्ट्री है। नाउ एग्रीकल्चर में हम देख लेते हैं। एग्रीकल्चर में जैसे नियरली 70% ऑफ वाटर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर, मतलब 70% तक का पानी है वो किस में यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में, मेनली फॉर इरिगेशन, मतलब सिंचाई के लिए। द प्रॉब्लम इज दैट फार्मर आर विड्रॉइंग वाटर एट द फास्टेस्ट रेट देन इट इज बीइंग replenished. A lot of water is required to grow crops. It is estimated 3 cubic meter of water is required to produce 1 kg of rice। मतलब पानी का फार्मर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि फसल उनको ज़्यादा चाहिए, इस वजह से वो पानी का यूज़ क्या है, रैंडमली बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे 3 क्यूब मीटर वाटर से वो सिर्फ 1 किलो मतलब उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 1 किलो राइस, मतलब अप्रॉक्सीमेट इतना वो यूज़ कर पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू UN यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, एग्रीकल्चर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर। मतलब एग्रीकल्चर जिम्मेदार है कि पानी की धीरे धीरे जो कमी हो रही है, फ्रेश वाटर की कमी हो रही है, उसके लिए एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि एग्रीकल्चर में हम बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं। ओके, अब देखो जैसे एग्रीकल्चर यहाँ पे जैसे बताया गया तो ऐसे छिड़काव हो रहा है पानी का, तो इससे क्या होता है पानी बहुत ज़्यादा, और अगर सपोज़ कोई डायरेक्ट बड़े पाइप से अगर पानी छिड़काव करें तो पानी के साथ साथ मिट्टी भी बहती है और पानी का भी वेस्ट हो जाता है क्योंकि वो ज़मीन के अंदर जाता नहीं है और निकल जाता है। तो यहाँ पे पानी का भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा, और जो हम पानी इसमें यूज़ करते हैं वो फ्रेश वाटर ही होता है, जो हम पीने लायक पानी होता है वही हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। ओके, अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जो कि पानी के फोर्स से, जो आपने डैम वगैरह देखे होंगे, डैम से बन जाती है इलेक्ट्रिसिटी, तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये एक डैम है जो कि केरला में है जिसका नाम है तुंगभद्रा डैम। ओके, सो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आर लार्ज स्केल रिवर valley project that provide water for irrigation, generate hydroelectricity, are also called flood water. This project कंस्ट्रक्ट लार्ज डैम अक्रॉस रिवर। मतलब ये प्रोजेक्ट कैसे होते हैं कि जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं उनको बांध बनाया जाता है और फिर बांध से जो पानी छोड़ा जाता है तो उसका जो फोर्स होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड अकाउंट फॉर 19% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। और जितने ज़्यादा फोर्स से पानी फेंका जाता है उसमें 90% तक वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है। ओके, देयर आर 45,000 डैम्स वर्किंग अराउंड द वर्ल्ड, और 45,000 डैम है जो कि पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। कनाडा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। कनाडा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाला, फॉलोड बाय US एंड ब्राज़ील, और जो कि US और ब्राज़ील भी उसको फॉलो करते हैं। ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स चीप पावर, मतलब इसमें जो पावर मिलता है हमको वो सस्ता मिलता है कंपैरेटिवली, जैसे हम विंड मिल वगैरह से जो हमें पावर मिलता है उससे सस्ता होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज, और ग्रीन हाउस गैसेज को भी कम करने में मदद करता है। However, these projects have not negative impact on environment, और ये प्रोजेक्ट का कोई नेगेटिव मतलब इनसे कोई नुकसान नहीं है इन्वायरमेंट को। लार्ज डैम हैव लेड टू लॉस ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, 100 ऑफ पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड। और जब अगर बड़े बड़े डैम बनते हैं तो उससे थोड़ा नुकसान भी होता है, जैसे जंगल ख़त्म हो जाते हैं और वाइल्ड लाइफ, वहाँ के जो जंगली जानवर हैं उनको प्रॉब्लम होती है। बायोडाइवर्सिटी मतलब जो भी उसमें प्लांट्स होते हैं वो भी मर जाते हैं। साथ में हज़ारों लोगों के घर कैसे होते हैं,
चले जाते हैं, वो डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, मतलब अपनी जगह से उनको जाना पड़ता है। सॉइल हैव बीन डिग्रेडेड बाय कंटिन्यूस इरिगेशन ऑफ सैलिनेशन। इंडिया हैज़ 4,300 डैम्स इज़ इन ऑपरेशन। इंडिया के पास कितने 4,300 डैम्स है जो कि ऑपरेशन है। दिस आर पार्ट ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, और ये पार्ट है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का। द हीराकुंड प्रोजेक्ट इन उड़ीसा, हीराकुंड प्रोजेक्ट है जो कि उड़ीसा में है। द भाखरा नगल इन पंजाब, भाखरा नगल है जो कि पंजाब में। द दामोदर वैली प्रोजेक्ट इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल, बिहार और वेस्ट बंगाल में भी है दामोदर वैली। एंड ट्रगम्बंद्रा प्रोजेक्ट जिसकी पिक्चर यहाँ पे डली है वो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। एंड द रिहैंड प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश, और रिहैंड प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश में। आर फ्यू ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन इंडिया, और बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं इंडिया में इसके अलावा भी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वाटर स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी मतलब पानी हम देखते हैं आज के टाइम में बहुत सारी लेक्स ऐसी है जो कि सूख चुकी है पूरी तरह से, बहुत सारी रिवर्स ऐसी है जैसे कि गायब भी हो चुकी है। मतलब एक टाइम पे कि था रिवर थी और देखेंगे भी तो वहाँ थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है। तो वाटर स्कैरसिटी पानी क्यों ख़त्म होते जा रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देयर इज़ इनफ फ्रेश वाटर टू मीट द नीड ऑफ 6 बिलियन पीपल, मतलब जो फ्रेश वाटर है उसके लिए डिमांड करने वाले लोग कितने 6 बिलियन पीपल है। बट इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, बट उनमें ऐसा नहीं है कि सबको एक जैसा पानी मिल जाता है। जैसे सपोज हम बात करें एमपी की बात करते हैं, एमपी में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे सूखा है। वहीं हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पानी नहीं है। वहीं हम बात करें अगर साउथ में, तो साउथ में भी पानी है बट राजस्थान में सूखा है। गुजरात में पानी मिलेगा। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पानी की कोई कमी नहीं है और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ सूखा है। तो ऐसा नहीं है कि हर इंसान को, जैसे अगर हम इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट करें तो किसी के पास 10 बकेट पानी भी है डेली का और किसी के पास 1 बकेट भी नहीं है। ओके, वही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। 1 out of every 3 people in the world do not have water to meet their daily needs। मतलब पूरी दुनिया की बात करें तो हर तीसरा इंसान ऐसा है जिसके पास अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरे करने के लिए भी पानी नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली डेजर्ट दैट लैक वाटर, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मरुस्थल मतलब जो डेजर्ट है वहीं पर ऐसा है, जहाँ पे लैक वाटर है वहाँ पर भी ऐसा है। मैनी एरियाज विथ हैवी रेनफॉल एंड फ्रेश वाटर कुड ऑल्सो फेस वाटर स्कैरसिटी, और बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे रेन वाटर भी है, फ्रेश वाटर भी है, पर फिर भी पानी वहाँ पे रहता ही नहीं है, पानी स्टोर ही नहीं होता, वाटर स्कैरसिटी देखने को मिलती है। ओके, अब वाटर कंजर्वेशन। वाटर किस तरह से हम बचा सकते हैं। सो फ्रेश वाटर स्कैरसिटी विल प्रोबेबली बी द नेक्स्ट बिगेस्ट क्राइसिस ऑन द अर्थ, मतलब आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होने वाली है, पानी के लिए बहुत परेशान होना पड़ेगा। हाउ कैन यू मैनेज वाटर, तुम पानी को कैसे बचा सकते हो। एवरी इंडिविजुअल कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड वाटर कंजर्वेशन एंड कैन मेक अ डिफरेंट टू द एनवायरनमेंट। यू कुड स्टार्ट बाय यूजिंग ओनली एज मच वाटर एज रिक्वायर्ड एंड वेस्टिंग लेस वाटर एट होम। मतलब हमको जितने पानी की ज़रूरत है, अगर सपोज आपको पीने के लिए पानी चाहिए और आपको आधे ग्लास की ही प्यास लगी है तो आप आधा ग्लास ही यूज़ कीजिए, और नहाने के लिए भी जितनी की ज़रूरत है उतना ही। मतलब हम हाउस होल्ड चीज़ों में ज़्यादा पानी का यूज़ करते हैं, तो जितना कम हो उतना कम वेस्ट करें और जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उतना ही कम हम यूटिलाइज़ करें उसको। ओके, अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक ये चीज़ है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं। जैसे पानी गिरता है, पानी कहाँ पे गिरता है, छत पे गिरता है। ओके, यहाँ पे इस पिक्चर में बादलों से पानी आ रहा है, पानी छत पे आ रहा है। छत पे एक टैंक बना दिया तो टैंक का हमने पाइप कहाँ पर दे दिया, एक पंप दे दिया यहाँ पे एक स्टोरेज टंकी दे दी है। तो ये पानी जब भी गिरेगा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, तो ये
पहला तो डायरेक्ट वॉशरूम में चले जाएगा, दूसरा गार्डन में चले जाएगा, तीसरा पंपिंग के लिए, फिर यहाँ कार वॉश के लिए भी, यहाँ गार्डन के लिए भी हम भर सकते हैं। तो जितना भी हमारा बाहर का यूज़ है वो हम इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग से कर सकते हैं। और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत काम के लिए है, क्योंकि अगर ज़मीन में पानी है तो आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, और यूँ अगर बह जाता है तो वो ज़मीन के अंदर उतर जाता है। ओके, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द मेन फॉर्म ऑफ वाटर फॉर अस। Rainwater harvesting system is one of the most important natural method for the conservation of rainwater. In this process, rainwater is collected from rooftop of house and is directly using pipes to underground well or reservoirs where it is stored. It recharges the groundwater for drinking as well as for irrigation. मतलब ग्राउंड वाटर को हम पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ और अदर काम के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीपल यूज़ बताए हैं, उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वाइडली प्रैक्टिस इन राजस्थान, और ये सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में। ओके, अब मंचिंग देख लेते हैं। मंचिंग, यहाँ पे जो हम खेती देख रहे हैं इसके ऊपर प्लास्टिक फॉइल लगाई गई है जिसके ऊपर खेती हो रही है। तो मंचिंग इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग usually of organic matter such as leaves, stuff and peat placed around plants to prevent evaporation of moisture. This is another way to conserve water. और ये इसलिए किया जाता है ताकि इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो उड़े ना, और पानी की ज़रूरत कम से कम लगे और प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिल सके। ओके, मंचिंग। नाउ वाटर सेविंग टिप्स और अदर मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन, पानी किस तरह से बचाया जा सके। तो यहाँ पे पानी किस तरह से बचाया जा सकता है, जैसे वाटर रीयूज़ एंड रिसाइकल, मतलब पानी हमने इस्तेमाल कर दिया वापस से इस्तेमाल करा। जैसे सपोज़ हमने कोई पानी है, हम पानी जो आजकल हर घर में आरओ है, तो आरओ का जो वेस्ट यूज़ होता है, जो वेस्ट पानी उसमें से निकलता है, वो पानी हम स्टोर कर सकते हैं और उसको अदर मतलब वॉशिंग मशीन में यूज़ कर सकते हैं, नहाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, दूसरा हम प्लांटों में भी वो पानी डाल सकते हैं। हम घर में वेजिटेबल्स वॉश करते हैं, दाल चावल जो भी वॉश करते हैं, उसका जो पानी निकलता है वो पानी हम प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी उपजाऊपन भी बढ़ेगा। उसके बाद नहाने के लिए हम शावर का यूज़ कर सकते हैं, तो शावर से भी पानी कम यूज़ होता है। उसके बाद हम नल को टाइम टू टाइम बंद करें, ऐसा नहीं है कि फेस वॉश कर रहे हैं तो उसके पहले ही नल चालू कर दिया और फिर चालू रहने दिया, तो पानी ज़्यादा वेस्ट होता है। ओके, और झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, धोने के बजाय किसी चीज़ को गीले कपड़े से साफ़ कर लें। ओके, ये सारी चीज़ों से हम वाटर सेविंग टिप्स है। ओके, so this is your chapter is completed. I provide you full explanation of the chapter water resources, किस तरह से पानी हमें मिलता है और किस तरह से हमें पानी को बचाना चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।